जी तो बेटा लास्ट टाइम हमने पढ़े थे लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। आज हम उससे आगे ये वाला पोर्शन जो है उसे स्टडी करते हैं। तो हमारे पास है जी, आज हमने पढ़ना है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ना है आज। ये कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं या दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस होता है हमारे पास प्राइमरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस होता है। दूसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी प्रोसेस। तो जो बेटा प्राइमरी प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं। एक सब्सटेंस क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी और एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या करेगी कि एक नई सब्सटेंस जो होगी वो बना देगी। ठीक है, नई सब्सटेंस बना देंगी, न्यू स्पीशी जो होगी वो बन जाएगी। ठीक हो गया जी। नजम साहब, आपका माइक डेली मुझे ऑफ करना पड़ता है, तो इस चीज को माइंड में रखें। जब मीटिंग ज्वाइन किया करें तो माइक ऑफ करें। ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको अलाउ नहीं करना मीटिंग में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये एब्जॉर्ब होंगी बेटा, और उसके बाद एक नई स्पीशी जो होगी वो बन जाएगी। और ये जो स्पीशी होगी ये फर्दर रिएक्शन के अंदर जाएगी। ये फर्दर रिएक्शन के अंदर जाएगी। ठीक हो गया, तो इस प्रोसेस को हम कहते होते प्राइमरी प्रोसेस। ठीक है। सेकेंडरी क्या होता है? द प्रोसेस इन विच रिएक्टिंग स्पीशी इन विच रिएक्टिंग स्पीशी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्राइमरी वन या प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्राइमरी प्रोसेस इन्वॉल्व्ड सम चेन रिएक्शन। तो बेटा जो प्राइमरी में ये जो स्पीशी बनती है ना, न्यू स्पीशी, ये फिर सेकेंडरी रिएक्शन शो करवाती है। ये सेकेंडरी में जाकर चेन रिएक्शन शो करवाएगी। ठीक हो गया, तो ये सेकेंडरी रिएक्शन होता है। मैं आपको समझाता हूँ क्या कैसे। देखिए, हमारे पास है ये कोई एक स्पीशी है, इसके ऊपर जब यूवी लाइट फॉल करवाते हैं, ठीक है जी, यूवी लाइट जब इसके ऊपर फॉल होगी। साइमा मंजूर, आपका माइक ऑन है। तहरीम लियाकत, आपका भी बेटा। ये आप लोग समझदार हैं, ठीक है। तो माइक ऑन करके आप लोग अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, तो इस चीज को मैं कतन भी इग्नोर नहीं करूंगा। ठीक है, तो कोशिश करें अपना माइक परमानेंटली ऑफ रखा करें। तो इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी बेटा, ये एक स्पीशी है। तो ये स्पीशी जो होगी ये एक्साइटेड स्टेट में चली गई है लाइट को एब्जॉर्ब करके। ठीक है जी, लाइट को एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी। ठीक हो गया, और ये जो स्पीशी होगी फिर ये फर्दर चेन रिएक्शन में चली जाएगी। मैं आपको ना एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान ले हमारे पास ये क्लोरीन गैस है। जब इसके ऊपर यूवी लाइट फॉल करती है तो यहाँ पे क्लोरीन के रेडिकल जनरेट हो जाते हैं बेटा। अब ये रेडिकल जो होते हैं ये फर्दर, ये प्राइमरी स्टेप था, ये प्राइमरी स्टेप है, और ये सेकेंडरी स्टेप होगा जिसमें क्लोरीन के रेडिकल फर्दर जाकर रिएक्शन करते हैं। ठीक हो गया, तो ये सेकेंडरी स्टेप्स होते हैं चेन रिएक्शंस। तो ये दो तरह के रिएक्शंस थे हमारे पास। अब हम बात करते हैं फोटोफिजिकल प्रोसेस की। फोटोफिजिकल प्रोसेस मैंने आपको कहा था, हमने दो तीन प्रोसेस है उनको डिटेल में डिस्कस करना है। देखिए, हमारे पास जो पहला फोटोफिजिकल प्रोसेस है वो है फ्लोरीसेंस। फ्लोरीसेंस है जी पहला फोटोफिजिकल प्रोसेस। ये प्रोसेस वो होता है जिसमें मॉलिक्यूल क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। मॉलिक्यूल आपके पास बेटा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ये लास्ट टाइम भी हमने ये देखा था। एक्साइटेड स्टेट हाई एनर्जी स्टेट होती है, ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाएंगे। और एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रेडिएशन को इमिट कर सकते हैं, और
रेडिएशन या लाइट को इमिट करके ये दोबारा से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइट को इमिट करते हैं ये बेसिकली फ्लोरिसेंस होती है, और इससे हमें कलर वगैरह नजर आता होता है कि मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वहां पर वो अनस्टेबल होगा तो दोबारा से वापस वो लोअर स्टेट में आ जाएगा, लाइट को एमिट करके या रेडिएशंस को एमिट करके, ठीक हो गया। तो बेटा यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस होती हैं जो लाइट में एक्सपोज्ड होती हैं, ठीक हो गया, और वो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। कुछ सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम फ्लोरिसेंट मटेरियल भी कहते हैं, फ्लोरिसेंट मटेरियल कहते हैं। ये वो मटेरियल होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात याद रखें कि यहाँ पर वर्ड इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है। यहाँ पर इंस्टेंटेनियसली लाइट एमिट भी होगी, यानी अगर ये एक एटम था मान लें या मॉलिक्यूल था, इसके ऊपर लाइट फॉल करगी, ये ग्राउंड स्टेट थी, ये हायर एनर्जी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है ये। अब यहाँ पर लाइट फॉल करगी बेटा, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ गया है, तो ये फौरी वापस से इधर आ जाएगा लाइट को रिलीज करके। इसका मतलब है ये है इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है यहाँ पर, ठीक हो गया, कि लाइट को एब्जॉर्ब किया और वापस से लाइट को एमिट करके फौरी अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर वापस आ जाता है, ठीक है। और ये टाइम पूछ लेते हैं एमसीक्यूज के अंदर, वो तकरीबन 10⁻⁻⁸ सेकंड का टाइम लगता है इसको वापस आने में, ये सारा काम। अब इसकी डायग्राम वैसे मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है सिंगलेट का ट्रिपलेट का, वो भी देख लेते हैं। मान ले जी, ये हमारे पास है ग्राउंड स्टेट S0, ठीक हो गया, और ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट्स हैं S1, S2 और S3, ये बेटा हमारे पास एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने बात करनी कि यहाँ पर एक एटम है, उसके ऊपर रेडिएशंस फॉल करती हैं, तो ये जंप करके जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट सेकंड में भी जा सकता है, ये एक्साइटेड स्टेट थर्ड में भी जा सकता है, ठीक है, उसकी मर्जी है तो कहाँ पे चला जाए। अब जब ये वापिस आएगा, यहां से मान ले आ रहा है, तो ये कुछ लाइट को एमिट करेगा, वो होती है हमारे पास फ्लोरिसेंस, वो होती है जी फ्लोरिसेंस होती है, ठीक हो गया, जो लाइट को इमिट करता है वापिस आता है ना, वो हमारे पास फ्लोरिसेंस होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट का, उसको हम स्टडी करते हैं, वो क्या होता है। अब देखो, ये सारी सिंगलेट स्टेट्स थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर गया, ये फर्स्ट सिंगलेट स्टेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड सिंगलेट स्टेट है। इसका क्या मतलब है, इसको भी हम स्टडी करते हैं। एक वर्ड होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये क्या है, ये बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है 2s+1। ये क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी यूज हो जाती है टर्म और न्यूक्लियस के लिए भी, कि मान ले, अब चले हम सिंपल कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं हम, कि इलेक्ट्रॉन कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन ले सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, कि वो अपने आप को कितने तरीकों से अरेंज कर सकता है। मान ले इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को ऐसे अरेंज कर लिया है, या इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को ऐसे अरेंज किया हुआ है, या इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को ऐसे अरेंज किया हुआ है, कैसे अपने आप को उसने अरेंज किया हुआ है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हैं, उसे हम कहते होते स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ऐसी यहाँ पर बेटा टोटल स्पिन होती है। स्पिन कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स
किसी एटम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब स्पिन होती है। वैसे ये टर्म न्यूक्लियस के लिए यूज होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, कि न्यूक्लियस अपने आप को कितने तरीकों से अरेंज कर सकता है, उसे हम कहते होते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसका फॉर्मूला है, ऊपर मैंने लिख दिया है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s+1। तो s बेटा यहाँ पे टोटल स्पिन होती है। अब सिंगलेट स्टेट का मतलब 1 होता है, उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर आपके पास s की वैल्यू 0 हो जाए, यानी s की वैल्यू 0 कब होगी, s बेसिकली आपको बताता है कि स्पिन कितनी है। मान लें ये हमारे पास एक p सब शेल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहां पर सब के सब इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड है। अब ये जो सिंबल्स है इनका क्या मतलब है। इनका ये मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे स्पिन 0 हो गई है, यानी ये स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। एनएमआर में वैसे आप ये पढ़ेंगे सारी चीजें। तो ये एक दूसरे की स्पिन को बेटा कैंसिल आउट करके स्टेबल हो गए हैं। अब यहाँ पर कोई भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक ही तरीके से अरेंज कर सकता है। वो आपने देखा है, वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, वो एक ही तरीके से अरेंज कर चुका है अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 है, तो हम कह सकते हैं सिंगल स्टेट वो स्टेट होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं और वहां पर स्पिन जो होती है वो 0 होती है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 1। आप एस की जगह पे 0 पुट कर देना तो 1 पीछे बचेगा, तो 1 वैल्यू आ जाएगी निकल कर। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर फॉर्म में अगर होंगे तो उसे हम कहते होते हैं कि ये सिंगलेट स्टेट है। अगर ऐसे हो जाए, देखें ये पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स थे, जब इनको एनर्जी मिली तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और एक इधर चला गया, ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया है, 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं अब। अब क्या है, या इसको बेसिकली ऐसे समझते हैं, ये दोनों की स्पिन, या इसको ऐसे कर लें कि अगर इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन अरेंज हो। अब देखें, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अरेंज है, हंड्स रूल इसके ऊपर फॉलो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली हम फील्ड कर रहे हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है। अब देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यहाँ पर बेटा आप कह सकते हो कि स्पिन जो होगी वो सेम है सबकी, ये देख लें सेम स्पिन है, उनकी ओरिएंटेशन सेम है। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1। 1 कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक इलेक्ट्रॉन की जो एस की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो दूसरे की कितनी होगी, इसकी भी 1/2 होगी। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन या ओरिएंटेशन सेम है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा हमारे पास, ठीक हो गया। तो एस की वैल्यू 1 हो गई है, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, देखें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, 2 × 1 + 1। तो ये 2 हो जाएगा +1, ये बेटा 3 निकल कर आ गई है। इसको हम कहते होते हैं ट्रिपलेट स्टेट। क्या कहते होते हैं, ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट वो स्टेट होती है जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई है, ट्रिपलेट स्टेट क्या है, सिंगलेट स्टेट क्या है। ट्रिपलेट स्टेट वो होती है जब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, सिंगलेट स्टेट वो होती है जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपको समझाने की खातिर मैंने बता दिया सिंगलेट और ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस की एग्जांपल्स की हम बात करते हैं जी। अच्छा, तो बेटा सबसे पहले हमारे पास एक मटेरियल था जहां से ये वर्ड फ्लोरिसेंस ड्राइव किया गया है, उसका नाम है फ्लोराइट। फ्लोराइट है बेटा, और इसमें भी कैल्शियम फ्लोरेट जो था
ये यूज किया गया था। और आपसे अगर पूछे कि फ्लोरिसेंस का फिनोमिनो कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो वो इसी वर्ड से ड्राइव हुआ था, ठीक है। नंबर टू, हमारे पास सर्टेन ऑर्गेनिक डाइज होती है लाइक ईओसिन, फिर फ्लोरोसिन, फ्लोरिसिन, ये भी डाई है। तो ये डाइज भी क्या करती हैं, ये फ्लोरिसेंस को शो करवाती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास वेपर्स हो सकते हैं। वेपर्स कुछ एलिमेंट्स के ऑफ सोडियम, मरकरी, आयोडीन वगैरह के कुछ वेपर्स जो होते हैं, ये भी फ्लोरिसेंस को शो करवाते हैं। इसके बाद फोर्थ एग्जांपल्स में आपके पास सर्टेन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेटा आपके पास यूरानाइल सल्फेट हो सकता है, यूरानाइल सल्फेट, ये इसका फॉर्मूला है, और ये भी फ्लोरिसेंस को शो करवाता है। अब यहाँ पे ना एक बात को अंडरस्टैंड करना है बेटा, मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें क्लियर करवाता हूँ। देखें, हमारे पास ना तीन केस हो सकते हैं, तीनों केसेस को हम स्टडी कर लेते हैं। नंबर वन केस, आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि बेटा एनर्जी जो होती है ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी भी जो होती है ये भी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये आइडिया होना चाहिए आपको। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। मान ले 20 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब की है, और ये यहां पर चला जाता है ऊपर। अब वापिस आएगा, मैं कहता हूं जब वापिस आता है तो ये 18 जूल की एनर्जी को रिलीज करता है। तो पहले एनर्जी क्या थी, हाई थी, वेवलेंथ क्या थी, कम थी। बाद में एनर्जी क्या हो गई, डाउन हो गई, वेवलेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक हो गया। एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा केस, दूसरा ये हो सकता है कि इसने 20 की एनर्जी एब्जॉर्ब की थी और ये 21 की एमिट कर रहा है, ये केस हो सकता है। तीसरा केस कि इसने 20 की एब्जॉर्ब की थी और 20 की ही इमिट कर रहा है, ये तीन केस हो सकते हैं। जब भी आप फ्लोरिसेंस की बात करोगे, एनर्जी एब्जॉर्प्शन की बात करते हो, तो ये जरूरी नहीं होता कि सेम एनर्जी एमिट हो। तो ये चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है। देखें, अब फ्लोरिसेंस में क्या होता है उसको हम देखते हैं। देखिए, फ्लोरिसेंस में क्या होता है बेटा, कि जो वेवलेंथ होती है ना इमिटेड लाइट की, वो ग्रेटर होती है। फ्लोरिसेंस में ये वाला केस होता है, फर्स्ट वन केस यूज होता है। इसकी रीजन क्या हो सकती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फ्लोरिसेंस एक फिनोमिनो है जिसमें एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है पहले डेफिनेटली, फिर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जाते हैं ऊपर, ऊपर जाकर वो हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, फिर वापस आते हैं लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर, ठीक है। अब यहां पर होता पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ऊपर चला गया एक्साइटेड स्टेट के अंदर, वहां पर जाकर ये कोलिजन कर सकता है, ठीक है। ये अपनी एनर्जी किसी दूसरे को दे सकता है। तो ये रीजन हो जाती है समटाइम्स के एनर्जी जो है वो जितनी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी वो एमिट नहीं करता, उससे कम एमिट करता है, ठीक है। तो ये रीजन हो सकती है फ्लोरिसेंस की, ठीक हो गया। अब ये थर्ड केस अगर देखें जहां पर सेम एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, सेम ही रिलीज हुई है, इसको हम कहते होते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस फ्लोरिसेंस, इसका नाम होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस फिजिक्स के अंदर रेजोनेंस का मतलब होता है जब दो चीजों की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी सेम हो जाए, तब हम कहते होते हैं रेजोनेंस आ गई है, ठीक है जी। अब मिड वाला जो केस है कि शॉर्टर लाइट इमिट होती है, वेवलेंथ कम होती है, समटाइम एनर्जी ज्यादा इमिट होती है। तो ये इस चीज को हमें बताता है कि एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जो होती है, आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं कि वो लाइट को इमिट कर रही होती हैं, खुद से भी लाइट को इमिट कर रही होती है ना, कि उनके पास अपनी भी कैपेसिटी होती है लाइट को इमिट करने की। ये मान ले एटम है, इसने बाहर से तो लाइट एब्जॉर्ब की ही थी, लेकिन ये खुद भी पावर रखता था लाइट को एमिट करने की विदाउट एब्जॉर्बिंग एनर्जी।
तो वो दोनों की एनर्जी कंबाइन होकर फिर रिलीज हो जाती है। तो ये रीजन होती है मेनली। ये तीनों प्रोसेस मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड हमारे पास आ जाता है प्रोसेस, वो होता है फॉस्फोरिसेंस। फॉस्फोरिसेंस। ठीक है जी, फॉस्फोरिसेंस क्या है? फॉस्फोरिसेंस क्या होता है बेटा कि ड्यूरिंग, अब यहां से इलेक्ट्रॉन देके जंप करके, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर आएगा। ठीक हो गया। तो यहां पर एक चीज होगी, काम सेम ही है, फिर वापस से वो इधर आएगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन सिंगलेट स्टेट से जंप करेगा ट्रिपलेट स्टेट में, और वापस ट्रिपलेट स्टेट से आएगा वो सिंगलेट स्टेट के अंदर। ठीक हो गया। तो इसको हम कहते थे फॉस्फोरिसेंस के। इसमें वो इलेक्ट्रॉन जो होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में चला जाता है, फिर ट्रिपलेट से वो आता है वापस सिंगलेट के अंदर। तब वो जो एनर्जी एमिट करता है उसे हम फॉस्फोरिसेंस कहते हैं। ठीक हो गया। कि यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बनाकर भी समझा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बेटा सिंगलेट से ट्रिपलेट के अंदर ट्रांजिशन होती है, और ट्रिपलेट से वापस सिंगलेट के अंदर ट्रांजिशन होती है। ठीक है। और ये फास्फोरिसेंस आपने वो देखे भी होंगे, वो कुछ मटेरियल आपने में भी लॉलीपॉप टाइप वो चीजें थी, जिनमें बेसिकली उनके जो हैंडल्स होते थे, ठीक है, स्टिक्स जो होती थी उनके साथ, उनको जब आप ब्रेक करते थे तो उसमें से फॉस्फोरिसेंस वगैरह इमिट होती थी। अभी भी जो तस्बीह होती है उसके दाने भी आप देख सकते हैं। फॉस्फोरिसेंस कुछ सब्सटेंसेस में, अगर आप लाइट को यहाँ पे कट ऑफ भी कर देते हो ना, लाइट प्रोवाइड नहीं भी करते, तो ये लंबे अरसे तक ये फास्फोरिसेंस चल जाती है। लेकिन फ्लोरिसेंस में ऐसा नहीं होता। वहां पर लाइट को अगर आपने कट ऑफ किया तो समझ लो फ्लोरिसेंस भी खत्म होगी। लेकिन फास्फोरिसेंस जो होता है ये देर तक जा सकता है, ये लंबे अरसे तक चल सकता है। क्यों? उसकी ये रीजन होती है, यहाँ पर एक्साइटेशन जो होती है वो देर से होती है। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन ने इमिट किया है ना, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया है, तो इलेक्ट्रॉन वापस जब आएगा तो वो देर से आएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो वो देर से आएगा। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है। अब यहां पर जो सब्सटेंसेस जो होती है लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं उन्हें हम कहते होते हैं फास्फोर्स। बेटा आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं एंड पर लूंगा, ठीक है, तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, एंड में आपके क्वेश्चंस हम फास्फोर्स या फॉस्फोरिसेंट मटेरियल भी इन्हें कह देते हैं। ठीक हो गया। और ये जो प्रोसेस होता है ये स्लो होता है, मैंने अभी आपको बताया ना, इट इज अ स्लो प्रोसेस। और ये होता भी ज्यादातर सॉलिड्स के अंदर है, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की इतनी मोशन नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती। ठीक है। और फ्रीडम भी कम होती है, और जंपिंग भी इतनी ज्यादा नहीं हो रही होती, तो इसलिए ये सॉलिड्स के अंदर ज्यादा आपको देखने को मिलता है ये प्रोसेस। अब हम इसकी डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। मान लें ये हमारे पास है जी, सिंगलेट स्टेट्स हैं ये S1, ये S2, ये S3, ये सिंगलेट स्टेट्स हैं बेटा। और ये हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट्स हैं। ये ग्राउंड स्टेट है ट्रिपलेट स्टेट की। ये ये T1 है। ये एक्साइटेड स्टेट्स हैं ट्रिपलेट। ये अब देख सकते हैं कि जो ट्रिपलेट स्टेट्स होती हैं उनकी एनर्जी हाई होती है। एनर्जी हाई होती है उनकी, वो अनस्टेबल होती है इतनी ज्यादा। ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो था, मान लें ये हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, तो बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, ऊपर ऊपर चला गया मूव करके। ठीक है। यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये यहां से जंप करेगा
और इसकी ये स्टेट में आ जाएगा, ट्रिपलेट स्टेट में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थोड़ी बहुत एनर्जी एमिट कर सकता है, लेकिन जब ये यहां से इस स्टेट में आएगा, ठीक है, अब यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पर नहीं रहेगा, ये आ जाएगा फिर वापस से ग्राउंड स्टेट में। देखो ये ट्रिपलेट स्टेट है और ये है ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट स्टेट की। तो ये ट्रिपलेट से आएगा आपके पास किसके अंदर, सिंगलेट के अंदर। तब जो एनर्जी एमिट होती है उसे कहते होते हैं फॉस्फोरिसेंस। ठीक हो गया, कि तब जो एनर्जी एमिट होगी ट्रिपलेट से जब ये वापस आता है ग्राउंड स्टेट के अंदर, उसको हम कहते होते बेटा फॉस्फोरिसेंस। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स में इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है कि जिंक सल्फाइड जो होता है, इसकी आपको पता है कि फास्फोरेसेंस शो करवाता है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो होती है, ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में इसको यूज किया। इसके अलावा सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ये भी सारे फास्फोरेसेंस को एग्जिबिट करते हैं। इसके बाद फ्लोरोसीन इन बोरिक एसिड, बोरिक एसिड के अंदर अगर आप फ्लोरोसिन डाई को रखते हो तो ये भी फास्फोरेसेंस शो करवाएगी। और इसकी जो आप कह सकते हो लाइट जहां पर ये फास्फोरेसेंस शो करवाती है वो ब्लू रीजन के अंदर आती है, यानी ये आप कह सकते हो कि विजिबल रीजन के अंदर होती है। 570 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ होती है, ये इस वेवलेंथ के अंदर ये लाइट को आपके पास फ्लोरिसेंस शो करवाती। ठीक हो गया। सलीमुल्लाह, आप क्यों बेटा बोर्ड के ऊपर लिख रहे हो? इसके बाद हमारे पास है कि यूजुअली हम हैवी मेटल्स भी ले लेते हैं, हैवी मेटल्स भी ऐड करते हैं समटाइम्स, ट्रेस उसकी भी होती है सल्फाइड्स के साथ साथ, वो भी हैवी मेटल्स भी जो होते हैं ये शो करवा देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ल्यूमिनिसेंस। ल्यूमिनिसेंस असल में मैं अगर आपको बात बताऊं तो हमें चाहिए ये था कि हम पहले ल्यूमिनिसेंस पढ़ते, फिर उसकी टाइप्स थी ये सारी। चले, खैर डिसऑर्डर में चले गए हम। तो ये बात याद रख लेनी कि जितनी भी हम टाइप्स पढ़ेंगे ना, ये ल्यूमिनिसेंस की टाइप्स हैं। तो ल्यूमिनिसेंस क्या होती है? जब एक सॉलिड बॉडी पीस ऑफ आयरन आप उसे हीट करते हो तो ये रेड हॉट हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वाइट होगा, फिर ये ग्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आप देखते हो कि इसमें डिफरेंट टाइप्स की एक्साइटेशंस हो रही होती हैं बेसिकली, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन हो रही है और यहाँ पे लाइट भी एमिट हो रही है। इस प्रोसेस को हम कहते होते हैं, इसमें जो लाइट प्रोड्यूस होती है ना, इसको हम कहते होते हैं कोल्ड लाइट। इसे क्या कहते हैं बेटा? कोल्ड लाइट बोलते हैं इसे। ठीक हो गया। तो हम बात करें ग्लो प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय मेथड्स अदर देन एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट। तो बेटा जो ग्लो प्रोड्यूस होती है ना, चमक जो प्रोड्यूस होती है विदाउट हीट, किसी सैंपल को हीट किए बगैर, तो अगर विदाउट, अगर आप उसको हीट करते हो, हीट किए बगैर सॉरी, उसे आप जो लाइट प्रोड्यूस करते हो उसे हम कहते होते हैं ल्यूमिनिसेंस। ठीक है, और ल्यूमिनिसेंस में हम ये वर्ड भी यूज कर लेते कि प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड लाइट। कोल्ड लाइट यहाँ पर होती, कोल्ड इसलिए बोलते क्योंकि ये लाइट जो होती वो हीट से नहीं ली गई होती ना, तो इसलिए कोल्ड कहते हैं। अब इसकी फर्दर बेटा 3 टाइप्स थी। नंबर 1 थी इसकी केमी ल्यूमिनिसेंस। नंबर
सेकंड इसकी थी फ्लोरोसेंस, और थर्ड पे थी जी फॉस्फोरिसेंस। स्पेलिंग्स को इग्नोर कीजिएगा। तो ये तीन टाइप्स थी, तो इनमें से हमने टू टाइप्स जो हैं वो पढ़ ली हैं, फ्लोरिसेंस और फास्फोरिसेंस, ये पढ़ ली। अब थर्ड की बात कर लेते हैं, केमिल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस ये क्या है बेटा? इमिशन ऑफ लाइट, इमिशन ऑफ लाइट इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जो आम टेम्परेचर चल रहा होता है ना, उसके ऊपर अगर लाइट इमिट हो रही है, हीट नहीं करना इसको केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उसे हम कहते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। और ये रिवर्स होता है, रिवर्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन का उल्टा है। क्यों बेटा? क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में आपको लाइट की जरूरत होती है, जबकि यहां पर लाइट इमिट हो रही होती है। तो ये एक तरह से उल्ट प्रोसेस हुआ ना, कि वहां पर आप लाइट देकर सारा काम करवा रहे होते हो फोटोकेमिकल रिएक्शंस, यहां पर तो लाइट बेसिकली इमिट हो रही होती है। तो ये रिवर्स होता है इस वजह से। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है वो हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल है बेटा, जो आपने भी देखा होगा, ग्लो वर्म्स होते हैं, ग्लो वर्म्स जो होते हैं, ये आप इनके अंदर ये आपने ना हशरात देखे होंगे चमकने वाले, कीड़े मकोड़े होते हैं समटाइम्स, जुगनू की वो लाइटनिंग करवा रहे होते हैं, जो चमक रहे होते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें बेसिकली ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन किसकी होगी? इनके अंदर एक प्रोटीन होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन होती है। ठीक है, उस प्रोटीन का नाम होता है जी ल्यूसीफेरिन। ठीक है, और ये ग्लो वर्म्स के अंदर पाई जाती है। और ये होती कैसे ऑक्सीडेशन? जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होती है ना बेटा, ये ऑक्सीजन वहां से यूज करते हैं, और ऑक्सीडेशन इनकी हो जाती है। और ये एक इंजाइम की प्रेजेंस में होती है, जिसका नाम होता है ल्यूसीफेरेज। ल्यूसीफेरेज इंजाइम होता है जो इस सब का जिम्मेदार होता है, ऑक्सीडेशन करवाता है, और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, और इसी वजह से उनके अंदर लाइटनिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह हम और एग्जांपल देख लेते हैं। वो ये है कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ 5 अमाइनो पैथिक सिडिक हाइड्राजाइड, ठीक है, बाय H2O2 इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर बेटा, ये एक लंबा चौड़ा नाम है, इसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाए तो इससे लाइट प्रोड्यूस होती है। उस लाइट का नाम होता है ग्रीन लाइट। ठीक है, इसी तरह थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ येलो फॉस्फोरस, फॉरस इन ऑक्सीजन और एयर, हवा के अंदर भी हो सकती है। इससे क्या बनेगा फिर? P2O5 बनेगा ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, -10 से 40 डिग्री तक का टेम्परेचर हो तो ये काम हो सकता है। और इसमें जो लाइट बनती है वो विजिबल होती है, विजिबल रीजन में होती है, ग्रीनिश वाइट ल्यूमिनिसेंस होती है, ग्रीनिश वाइट। तो आज का लेक्चर यहीं तक हम एंड करते हैं। कोई भी आपका सवाल है तो बेटा माइक ऑन करके आप पूछें जी, अब सवाल पूछें जो भी आपके सवाल थे। हाँ जी।